प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इस ज्योतिष के कार्यक्रम में पहले तो ये बता दूं कि ये कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम है, इस वजह से इसे अंतिम तक देखा करिए। इससे आपकी समझ धीरे धीरे विकसित होगी और कुंडली फलादेश में किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है ये भी समझ में आएगा। पर इस कार्यक्रम को सबके लिए उपयोगी बनाने के लिए मैं इस कार्यक्रम के आरंभ में बहुत ही ज्योतिष के महानतम सूत्र बताता हूं। आज का जो सिद्धांत है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जो इस कुंडली पे घटित कैसे हो रहा है। ध्यान रखिए, जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने उच्च की राशि से केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र का अर्थ चौथे भाव में, त्रिकोण का अर्थ पांचवें या नवें भाव में, तो यहां सूर्य लग्न कुंडली में लग्नेश होते हैं, लग्न में ही विराजमान हैं और उनकी उच्च राशि होती है मेष राशि। इसका अर्थ होगा कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और यहां से वो पंचम भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ यह भी होगा, पहला, कि ग्रह अपने उच्च की राशि से त्रिकोण में बैठा, इस वजह से वो 100% जातक को भाग्यशाली बनाएगा। ये पहली बात। दूसरा, कि ग्रह अपने भाव से पंचम भाव में जब बैठता है या अपने भाव में बैठता है या किसी भी तरीके से वो गुरु से चौथे 10वें बैठता है तो भी वो जातक को भाग्यशाली बनाता है। तो यहां पे ग्रह जो सूर्य हैं वो गुरु से केंद्र में बैठे हैं, 10वें और चौथे का संबंध है सूर्य और गुरु का। इस वजह से ये जातक दूसरे सिद्धांत के तहत भी भाग्यशाली माना जाएगा या भाग्यशाली होगा। अब भाग्यशाली होने के बाद उसका परिणाम क्या होता है यह आप जानते हैं। तीसरा सिद्धांत जो ये कहता है कि ग्रह अगर जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से स्थिर ग्रह से दृष्ट हो, स्थिर ग्रह, दो ग्रह स्थिर ग्रह होते हैं, चलायमान तो चंद्रमा बुध शुक्र आदि ये सारे हैं, ग्रह तो सभी चलते हैं, पर इनमें भी दो ऐसे ग्रह हैं जो स्थिर ग्रह माने गए हैं, बहुत ही धीरे धीरे जातक के जीवन में स्थिरता देने का काम करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली के लग्नेश या लग्न दोनों में से कोई भी एक, या तो गुरु से या तो शनि से, क्योंकि ये स्थिर ग्रह माने गए हैं, दीर्घ आकार के मंदगामी ग्रह माने गए हैं, तो जब कभी भी इनका संबंध आपके लग्न या लग्नेश से हो जाए तो जातक के जीवन में धीरे धीरे ही सही, पर सभी प्रकार के सुख, संसाधन और उसकी प्रगति बहुत ही स्थिरता को प्राप्त करने वाली होती है। इसका अर्थ होगा कि यहाँ सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है और लग्नेश से केंद्र में गुरु बैठे हैं, तो 3 तरीके से जातक के जीवन में संपूर्ण साधन प्राप्त होने का योग बनेगा। चौथा सिद्धांत जो किसी भी तरीके से अगर आपकी कुंडली पे लागू हो जाए तो क्या कहते हैं, लग्नेश लग्न में हो, लग्न से केंद्र में गुरु हो। ये किसी ग्रह की बात नहीं है, लग्न भाव की बात है। तो लग्न में लग्नेश हो, लग्न से केंद्र में गुरु हो और लग्न के ठीक पीछे शुभ ग्रहों की भरमार हो। तो शुभ ग्रह की भरमार है, बुध और चंद्रमा एक साथ दोनों बैठे हैं, वहां चंद्रमा अपनी राशि के बैठे हैं और लग्न के ठीक आगे भी एक शुभ ग्रह चाहे नीच राशि का ही क्यों ना बैठा हो, तो व्यक्ति निश्चित रूप से भाग्यशाली होता है। तो यह सिद्धांत आपको क्या समझ में आया कि लग्न के ठीक पीछे 2 शुभ ग्रह बैठ गए, लग्न के ठीक आगे एक शुभ ग्रह बैठ गया, लग्न भाव से केंद्र में गुरु बैठ गए और लग्नेश से केंद्र में गुरु बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि ये पांचों ही सिद्धांत आपकी कुंडली पे अगर लागू हो रहे हैं, जो कि इस कुंडली पे लागू हो रहे हैं, तो ये कुंडली एक अलग तरीके से आपको फलादेश करवा देती है, या ये कह सकते हैं कि ऐसी कुंडलियों को बलवान कुंडली कहा जाता है। और बलवान कुंडली राख भी छुए तो सोना बना दे, मजबूत इतनी कि किसी के भी आगे हाथ पसारने की और फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। ये है आज के कुंडली का कार्यक्रम का पहला सच। अब आइए, ये छोटा ही था पर बड़ा अजीब था और अनोखा था। अब इस कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। जातक का जन्म हुआ भाद्रपद माह में। ऐसे लोग जो भाद्रपद माह में जन्मे होते हैं वो देखने में बड़े सुंदर होते हैं और उनकी एक अच्छी बात यह भी होती है कि उनका निर्णय बहुत समझदारी भरा होता है, चटोर प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब जैसे होता ना, बहुत चटपटी चीजें खाना,
है ना, और संततिवान होते हैं, अधिक संततियों वाले होते हैं। पर एक सिद्धांत इसमें यह कहेगा, चूंकि ये सूर्य से प्रभावित कुंडली है, इस वजह से कई बार व्यक्ति को कम संततियों का मालिक होते हुए भी देखा जाता है। दोनों ही बातें यहां लागू होंगी। दक्षिणायन मतलब पापग्रह का प्रभाव बढ़ेगा, और पापग्रह के प्रभाव के बढ़ने से जीवन में चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ेगी। गुरुवार को जन्मे हैं कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि को, गुरुवार को जन्मे हैं, वार का अधिपति शुभ भाव में, शुभ ग्रह की राशि में, केतु जैसे शुभ ग्रह से दृष्ट और किसी पापग्रह के प्रभाव में नहीं है। इस वजह से वारिस यहां बलवान होंगे और जातक को एक छत्र राज्य करने वाला जज बन जाए, वकील बन जाए, लेखक बन जाए, आईटी सेक्टर में नौकरी करने वाला हो जाए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट में काम करने वाला हो जाए, ऐसे क्षेत्रों से धन कमाते हुए राजनीति में राज्यपाल और एमएलए एमपी बनने का योग भी यहाँ पे बन जाएगा। ये मैंने यहीं पे आपको कारोबार के बारे में बता दिया। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि, कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, और वो चंद्रमा 12वें भाव में बुध के साथ राहु से दृष्ट, उनके ठीक पीछे मंगल। इस वजह से चंद्रमा में मंगल और चंद्रमा में राहु स्वास्थ्य को परेशान करने वाले बनेंगे। जब कभी भी चंद्रमा की महादशा में या चंद्रमा के अंतर में मंगल या राहु एक साथ एक्टिव होंगे तो व्यक्ति के स्वास्थ्य और दिनचर्या को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि उसके ऊपर शनि की दृष्टि तो नहीं है, पर शनि की दृष्टि लग्न पे है और चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि, तो अब याद करिए कि अगर चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि और लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति में कई बार मति भ्रम में जाना, जल्दबाजी में निर्णय लेना, क्रोध का उबाल जीवन में होता रहे और आलस्य की एक अजीब सी प्रवृत्ति भी जातक के जीवन में देखने को मिल जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र, अदितये नमः, ओम अदितये नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्वेत आक के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। इतना ही नहीं, व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला भी होता है। गौ सेवा, है ना, मंदिरों में विश्वास, धर्म को समझने वाला और धार्मिक नेता, नेता नहीं धार्मिक नेता होता है। पुनर्वसु नक्षत्र, व्यतिपात योग, ये उतना ठीक नहीं है, जो कभी कभी स्वास्थ्य को परेशान कर सकता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण शुद्धता, सात्विकता, गांधीर्य और सबको आकृष्ट करने की आभा ये रहती है। सिंह लग्न के कारण कमर पतली, छाती चौड़ी, आंख थोड़ी बहुत लाल, भ्रिकुटी कड़ी, कठोर लाली आंखों में और भ्रिकुटी बिल्कुल ही काली, माथा चौड़ा, स्पष्टवादी, आवरणवादी, अपने आगे पीछे लोगों को घुमाने वाला, सिंहासनस्थ, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला, किसी से भी दबने नहीं वाला, अपने नियम का पक्का, लेकिन दूसरों से अनुशासन की इच्छा ज्यादा करना, स्वयं अपने बनाए नियमों पे पालन ना करने वाला। विचार करिए। दूसरा, कानून को बनाने वाला, पालन नहीं करने वाला। आईएएस अधिकारी हो जाए तो लाल बत्ती के कारण उसकी गाड़ी किसी भी लाल बत्ती पे नहीं रुकती है, ऐसी चीजें, मतलब पदस्थ अधिकारी हो, राजनेताओं से भी वो डांट देने वाला, राजनेताओं को ही मार्गदर्शन कर देने वाला, अपने हित का चिंतक कम, दूसरों के हितों की सुरक्षा करने वाला, समाजसेवी और पथभ्रष्ट नहीं होता। इतनी सारी बातें इस कुंडली की अच्छाई में मैंने कह दी। अब बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि लग्न 0 अंश का बना है मघा नक्षत्र का। मघा नक्षत्र का ये पहला चरण होगा। सिंह राशि के अंतर्गत मघा नक्षत्र आता है। 0 अंश पे लग्न का मान होने से हीन बली, कमजोर या प्रबुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करने के कारण लग्न का बल कमजोर है, जिसके कारण व्यक्ति की प्रगति और सूर्य की दशा कई बार कमजोर जा सकती है। लग्नेश हैं, लग्न में बैठे हैं, भाग्यशाली बना रहे हैं, पर लग्न के मान पे डिपेंडेंसी होने के कारण जातक के जीवन में सूर्य की दशा में भी कई बार थोड़ी मोड़ी प्रगति कम होते दिखाई देती है। स्वास्थ्य में अगर कमजोरी होगी तो इसी लग्न के कम अंशों के मान के कारण होगी। मघा नक्षत्र, सिंह राशि, मघा नक्षत्र का पहला चरण, मंगल इस नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी होंगे। सूर्य इस कुंडली के लग्नेश हैं। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। नक्षत्र के चरण के स्वामी मंगल हैं। तो सूर्य, मंगल और केतु
इनके कारण व्यक्ति में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी कई बार देखने को मिलेगी। अनुभवों से युक्त होकर बात करने वाला, पिता की संपत्ति की सुरक्षा करने वाला और माता और पिता के प्रेम में वर्धन करने वाला, बढ़ाने वाला होता है। अनुभवों के साथ बोलने वाला, धन खर्च करने वाला, अपने से बड़ी महिलाओं के संपर्क में भी रहने वाला, इतना ही नहीं खूब सारा धन अर्जित करने वाला और एक्सपीरियंस के साथ बात करने वाला होता है। सूर्य 13 अंश के बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और शुक्र द्वितीय भाव में उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं। इस वजह से ये दोनों ही, वैसे तो अगर विचार करें तो परिवर्तन होगा। शुक्र सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं। ये परिवर्तन जातक को धनाढ़ बनाने में काफी मदद करे। उसके बाद चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में 2 अंश के और राहु से दृष्ट होने के कारण कभी कभी मतभेद पैदा करेंगे और व्यय का आधिक्य डालेंगे जीवन में। मंगल मृगशिरा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में 2 अंश पे बैठे हैं। किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं तो पाप ग्रह का भी कोई प्रभाव नहीं, लेकिन मंगल में शुक्र का अंतर और मंगल में सूर्य का अंतर बहुत ज्यादा धनवान बनाने वाला होगा। उसके बाद बुध की बात करते हैं तो आत्मकारक ग्रह इस कुंडली के बुध ही बन रहे हैं, जो लाभ भाव के स्वामी हैं। यहाँ पे वो तृतीय भाव के स्वामी हैं, नीच राशि में बैठे हैं। लेकिन विचार करिए, बुध 12वें भाव में यहाँ भी, बुध 12वें भाव में यहाँ भी वो शत्रुगत हैं, शत्रु के साथ। यहाँ भी वो बहुत अच्छी मैत्री में नहीं है, पर सामान्यतः शुक्र उच्च के बैठे हैं। वहां पे उस भाव में नीच के होते हैं जिनका नीच भंग शुक्र स्वतः कर रहे हैं। फिर से समझाते हैं, यहाँ बुध 12वें भाव में, यहाँ भी बुध 12वें, वो यहाँ उच्च के ग्रह के साथ बैठे थे और यहाँ पे उस भाव के स्वामी के साथ बैठे थे। यहाँ जो बुध बैठे हैं ये मित्र के साथ मित्रस्थ होकर के जिस भाव में बैठे, इस भाव का स्वामी उनसे परिवर्तन कर रहा है। इस वजह से इस कुंडली के बुध आत्मकारक हैं और उनके साथ बहुत सारी घटनाएं कुंडली में घटित हो रही हैं, क्योंकि यहाँ भी घटित हो रही है, यहाँ भी वर्गोत्तम हो रहे हैं और यहाँ भी वो परिवर्तन में है। इस वजह से बुध इस कुंडली के निर्णायक ग्रह बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति अमात्य कारक होंगे, 24 अंश पे हैं मृगशिरा नक्षत्र में और मंगल मित्र का नक्षत्र होता है। मंगल इनसे सन्निकट और मंगल यहाँ जो मंगल बैठे हैं वो विचार करिए तो कहाँ बैठ रहे हैं, तुला राशि में राहु के संग। जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति 12 में पत्नी और दाम्पत्य का संपूर्ण सुख। यहाँ पे आप लोग ये ना सोचिएगा कि सप्तम भाव का स्वामी 12 में चला गया तो गड़बड़ी हो गई, क्योंकि जन्म कुंडली के लग्नेश होते हैं, मंगल लग्न को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव बलवान है, पंचम भाव बलवान है, गुरु की दृष्टि लग्न पे और केंद्र का स्वामी लग्न में। मंगल और शनि का आपस में देखना प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, विदेश में विवाह और अपने मन से विवाह करने का योग जरूर बनाएगा, पर विवाह में स्थिरता चंद्रमा देंगे और निश्चित रूप से वो विवाह के बाद अपने खुश और शांतिपन की स्थिति को प्राप्त करने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति बुध की बात होगी। देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैंने बात की, क्या बोलते हैं, मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, नवांश कुंडली में वो सुख भाव का संबंध बना रहे हैं। यहाँ पे वो 2 नंबर में बैठे थे, यहाँ वो 5 नंबर में बैठ रहे हैं। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में धन मान पद प्रतिष्ठा चल अचल संपत्ति के निर्माणकर्ता जातक के लिए बनेंगे। शुक्रदेव जन्म कुंडली में 6 अंश 52 कला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य पहले ही मैंने बताया पूर्वा भाद्रपद पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं। इस वजह से वहां वो परिवर्तन में है। इस कुंडली में एक अच्छी बात क्या है, दशम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, उन पे गुरु की दृष्टि है और दशम भाव में स्वतः गुरु बैठे हैं, जिनसे केंद्र में एक स्वग्रही ग्रह बैठा हुआ है। इस वजह से इस कुंडली का कर्म क्षेत्र, करियर बहुत ही मजबूत और स्थिरता को प्राप्त करने वाला है। केंद्र में स्थिर राशियों के निर्माण के कारण व्यक्ति की प्रगति धीरे धीरे लेकिन गंभीरता को प्राप्त करने वाली होगी। वहीं दशमांश चक्र में भी केंद्र बिल्कुल खाली है। इस वजह से हमें करियर पे फोकस बढ़ाना ही होगा और निश्चित रूप से उसको किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन में नहीं ले जाना होगा। आपको मैंने जो भी क्षेत्र बताया है, जैसे लॉ का क्षेत्र, जज वकील बनना, कानून, ये तो एक चीज हो गई। उसके बाद आप कला क्षेत्र से धन कमा सकते हैं, इंजीनियरिंग से धन कमा सकते हैं, राजनेता, डिप्लोमेसी, धन को घुमाना, अकाउंटेंट वगैरह का काम, सीए, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर बाजार, इससे संबंधित क्षेत्रों से भी व्यक्ति धन कमा सकता है। तो ये आपकी कुंडली में इतनी बात हो गई। शुक्र जन्म कुंडली में धन भाव में केतु के साथ एक्सपीरियंस के साथ धन आएगा, व्यक्ति सुंदर होगा, संतति भी सुंदर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि पंचम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में और उस भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, लग्न में द्वितीय भाव में नीच के हैं भले ही, लेकिन फिर भी कोई कमजोरी मुझे महसूस नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे वो आकर के उच्च के हो जा रहे हैं। तो ग्रह का नीच भंग वैसे भी हो जाएगा।
इस कारण से यहां शुक्रदेव और बुधदेव, सामान्यतया सिंह लग्न की कुंडली के लिए सूर्य देव लग्नेश नवम भाव के स्वामी होकर मंगल राजयोग कारक, और जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी होने से इस कुंडली के और अष्टम भाव के स्वामी होने से जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो लगभग पापी परिणाम भी देते हैं, क्योंकि एक राशि उनके अष्टम भाव में भी फंसती है। लेकिन मंगलदेव लग्नेश के मित्र और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण उन पे काफी दारोमदार रहता है, और वो जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बैठे हैं, नीचाभिलाषी हैं, तो निर्णय लेने में कभी कभी गड़बड़ी देंगे, लेकिन फिर भी मंगल के ऊपर काफी बल है। दूसरा कि जो शुक्र होते हैं वो इस कुंडली के तीसरे भाव के साथ साथ दसम भाव के स्वामी होकर के पापी भाव के स्वामी बनते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि फंस गई। और उसके बाद बुधदेव इस कुंडली के मारक होते हैं। प्रधान मारक ग्रह जन्म कुंडली में शनि बनेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, सप्तम में बैठे हैं, और इन पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में अष्टम भाव में राहु के होने के कारण शनि, राहु और शुक्र और बुध, ये चार ग्रह इस कुंडली में निगेटिव अप्रोच करने वाले होंगे। लेकिन मैंने पूर्व में ही बात बताई थी कि बुध और शुक्र दोनों ही अच्छे ग्रह बनेंगे। शुक्र हालांकि कभी कभी कमजोर परिणाम दे सकते हैं, व्ययात्मक स्थितियां ले आ सकते हैं जीवन में, लेकिन फिर भी यहां गुरु अच्छे बनेंगे, सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा, ये पांच ग्रह आपके पक्ष में आ गए। शुक्र और शनिदेव इस कुंडली में मारक बनेंगे, और चूंकि मैंने बात कही थी कि सप्तम भाव में अगर शनि बैठे हों, उन पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं हो, या अष्टम भाव में राहु बैठे हों, तो ये दोनों ग्रह प्रबल मारक हो जाते हैं। सामान्यतया यहाँ पे मारक ग्रह के रूप में अगर किसी ग्रह की परिभाषा बनेगी तो वो शनि और राहु की ही बनेगी। बाकी सारे ग्रह आपको मारने वाले नहीं बनेंगे, लेकिन ये दोनों ग्रह मारने वाले बन सकते हैं। अभी फिलहाल शनि की दशा चल रही है, इस वजह से हमें शनि की शांति, लाजवर्त धारण, बजरंगबली की पूजा, नियमित रूप से मंदिर का दर्शन और श्वेत आक के पौधे की जड़, नवग्रह कवच, ये सब धारण करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे के नाम पे थोड़ा दान पुण्य वगैरह भी करा देना चाहिए। मारक ग्रह पे चर्चा कर दी, शनि, राहु, केतु के बारे में बता दिया। अब जरा ध्यान से देखिए तो इस कुंडली में एक पक्ष जो मजबूत बना हुआ है, शनि की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे और गुरु की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे। यहां पे शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है, यहां पे शनि और गुरु दोनों एक साथ बैठ गए हैं, और केंद्र में जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी जो है वो बुध के साथ, धनेश के साथ परिवर्तन कर, ये तो मैंने बताया था, बुध और सूर्य का पंचम भाव में बैठना। ये जो स्थिति बनी सूर्य और बुध वाली, यहां जो बनी शनि और गुरु वाली, और यहां जो गुरु और शनि का संबंध बन रहा है, ये व्यक्ति के करियर को न्याय के तरफ ले जाने वाला बन रहा है, कानून का जानकार। और दूसरा, बुद्धिमान, यशोवान, अपने करियर में अपने नाम को, अपने करियर के कारण अपने समाज में अपना नाम अर्जित करने वाला, बुद्धिमान, यशस्वी, सही जगह पे पैसा खर्च करने वाला, अपनी संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला, कोई लंबी असाध्य बीमारी का रोग ग्रसित नहीं होने वाला, सुंदरता इतनी कि लोगों के पथ को भ्रष्ट कर दे, ऐसी चीजें इतनी सारी। हालांकि कुटुंब का सुख थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, वहां माता पिता का तो प्रेम रहेगा, पर कुटुंब का सुख थोड़ा कम रहता है। अब उसके बाद अगर मैं बात कर दूं तो पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। अंक इस कुंडली के लिए 1 या 8 रहेगा। इसके बाद इस कुंडली में धन कमाने के लिए पश्चिमी देशों की यात्रा, अभी फिलहाल ये कनाडा में है, यही इनका जन्म भी हुआ था, तो पश्चिमी देशों में रहने का योग, परमानेंट विदेश सेटल हो जाना, अपना स्वतंत्र व्यवसाय, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये सब का काम भी इस कुंडली में लगभग बनेगा। स्वतंत्र व्यवसाय तो ये कुंडली 100% शनि के कारण, गुरु के कारण और बुध चंद्रमा के कारण भी कर सकती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो वाणी ठीक है, हमें अपने कठोरता पे कभी कभी काम करना होगा, हम बहुत जल्दी में किसी को कोई निर्णय न सुना दें, इसका ध्यान रखना होगा। मेहनत हमें बढ़ानी होगी, मेहनत से ही धन आएगा। उसके बाद संपत्ति इस कुंडली में है, माता से 100% सुख है, माता न्याय प्रिय है। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह और प्रेम, ये सब बहुत अच्छा है कुंडली की। विवेक शून्यता नहीं है, विवेकवान है। नौकरी और व्यापार में पहले नौकरी बाद में व्यापार। उसके बाद आयु अच्छी है, व्यक्ति सोचेगा ज्यादा, राहु के कारण अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति सोचता ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा विचार नहीं करना है, चिंतन नहीं करना है, भगवान पे विश्वास रखिए, आपके सारे काम बनेंगे। कुंडली में ग्रह आपके अनुकूल हैं। केंद्र में गुरु और सूर्य होने के कारण चरित्रवान होने का योग बनेगा।
भाग्यशाली व्यक्ति है, धार्मिक भी है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी की बनी रहेगी। ये कुंडली 100% से भी ज्यादा बार सफल होगी, क्योंकि अंक शास्त्र के आधार पर भी कुंडली को विशेष प्रभाव मिल रही है और अष्टक वर्ग के आधार पर भी कुंडली के सभी भावों को अच्छा अंक मिल रहा है। दिन इस कुंडली के हिसाब से गुरुवार और रविवार का अच्छा रहेगा। नक्षत्र मृगशीरा, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, पुनर्वसु, पुष्य, भरणी और उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। इतनी सारी चीजें। विवाह पूरब और उत्तर के कोण पर हो, कन्या राशि कन्या लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न और कुंभ राशि कुंभ लग्न की जातिकाओं से विवाह हो तो उत्तम होगा। स्वास्थ्य का ध्यान हमें रखना होगा इस कुंडली के आधार पर। बुध में राहु, शनि में राहु, राहु में बुध, और वैसे चंद्रमा शुक्र की दशा में पेट और नेत्रों से संबंधित समस्या हो सकती है। सूर्य, गुरु, मंगल और शनि को ऐसी कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या नहीं होगी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो भाग्यशाली आप हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी शनि की दशा में और सूर्य के साथ शुक्र के अंतर प्रत्यंतर में एक्सीडेंट और चोट चपेट की घटनाओं का योग बनेगा। भाग्यशाली हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मंगल और राहु की दशा में कभी कभी इरिटेशन बढ़ेगा, रुकेंगे काम। माता और पिता को लेकर के, पिता और माता दोनों का प्रभाव बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मंगल की दशा में सूर्य और शनि, जब कभी भी शनि की दशा में मंगल या सूर्य का अंतर एक्टिव हो प्रत्यंतर, तो माता और पिता को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बाकी ये कुंडली 100% संतति के प्रेम को प्राप्त करने वाली होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मैं एक बात और भी कहता हूं, होरा चक्र के आधार पर चंद्रमा, शुक्र, राहु, केतु और शनि व्यक्ति के जीवन में धनवान बनाने के लिए उपयोगी साबित होंगे, जबकि गुरु, मंगल, बुध और सूर्य ये ग्रह मेहनत करा करके आपको धनवान बनाएंगे। इतनी सारी चीजें। बच्चा अभी छोटा है, इस वजह से बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि कुंडली बहुत अच्छी बन रही है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। हमें सावधान जहां रहना है वो शनि की दशा है और उसी की दशा अभी चल रही है। इसमें शनि में राहु आएंगे 2039 में, शनि में मंगल आएंगे 2038 में और एक शनि में केतु आएंगे 2031 के अगस्त में। ये 3 दशाएं जातक के लिए शिव जी की पूजा करना, महामृत्युंजय आदि का जप करना और अभिषेक वगैरह करने के लिए उपयुक्त काल रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।